हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को 5 बजे मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रही हूँ। इंग्लिश का है, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस हम देखते हैं और इसी क्वेश्चंस के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझते जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, कॉम्पिटिटिव में इंग्लिश आनी है डेफिनेटली, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिट रहेगा अगर आप ये क्लास अटेंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ कर देना है प्लीज़, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बोलने में। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है फाइंड द एरर इन द गिवन एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए एक पूरा सेंटेंस ही दिया हुआ है जिसको कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। इसमें आपको बताना है कि कौन से हिस्से में गलती है, ठीक है, कौन से हिस्से में मिस्टेक। द न्यू मॉडल कॉस्ट ट्वाइस मोर देन लास्ट ईयर्स मॉडल। कहना तो ये चाह रहा है कि जो नया मॉडल आया हुआ है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, कार का, गाड़ी का, जो कुछ भी हो, जो नया मॉडल आया है वो जो पिछले साल वाला मॉडल था उससे दोगुना, उसकी दुगनी कीमत पड़ रही है, दुगना महंगा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का अर्थ तो मैंने सही से ही समझाया है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक कौन से हिस्से में है ये बताना है। अगर लगता है सब सही है तो आपको ये ऑप्शन नंबर 4 टिक करना है, ठीक है। चलिए देख लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। दरअसल गलती इसमें जो पूरी है वो आपके इस वाले हिस्से में है, ट्वाइस मोर देन। देखिए मोर कब लगता है, कंपेयर करते वक्त लगता है, जब दो चीज़ों में कंपेयर होती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन तो हो ही रहा है ना, नए मॉडल और पुराने मॉडल को के बीच में। तो मोर जो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ट्वाइस वर्ड है, जब कभी भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे ट्वाइस, थ्राइस इन सब का यूज़ नहीं होता है, बल्कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितने भी टाइम्स, 100 टाइम्स, है ना, मतलब टाइम्स का यूज़ होता है। प्रॉपर एक नंबर बताना होता है और टाइम्स लिखना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि कंपेयर हो रहा है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ हुआ है, मोर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स होना चाहिए था, ना कि ट्वाइस। अगर डिग्री ऑफ इक्वेटिव होता है तब वहाँ पे एज मच एज, ट्वाइस, थ्राइस, हाफ, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे ये सेंटेंस के कुछ टुकड़े कर दिए गए। आपको बताना है कि किस ऑर्डर में, किस क्रम में इन्हें लगाएंगे कि ये एक अच्छा सेंटेंस बने, मीनिंगफुल सेंटेंस बने। ऑल द साउंड रीजन, ये फिक्स है, इसके बाद आगे पीछे आपको करना है। एवर गिवन फॉर कंजर्विंग टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई। फटाफट से देखिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए। तो क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है जो है ऑल द साउंड रीजंस, ये तो फिक्स है। एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये आपका वर्ब की फॉर्म, अप्लाई, ये सारी चीज़ें कभी लास्ट में आएंगी ही नहीं, है ना। ये दोनों तो कभी लास्ट में आएगा नहीं, इसके बाद कुछ ना कुछ वर्ड तो होता ही है। तो इन दोनों को तो हमें लास्ट में रखना नहीं है, यानी कि जिसमें पी और आर लास्ट में है उसको आप काट दीजिए। तो इसमें आर लास्ट में है, इसमें पी लास्ट में, इसमें पी लास्ट में है, सॉरी आर लास्ट में है। तो ये तीनों गलत है। आँख बंद करके आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए कभी भी वर्ब का फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड हो वो लास्ट में नहीं रहता है, उसके बाद कुछ ना कुछ जनरली रहता ही है, ठीक है। यहाँ पे भी अप्लाई है तो अप्लाई के बाद जनरली टू फॉलो करता है, अप्लाई टू दिस, है ना, कुछ भी अप्लाई टू जरूर फॉलो करेगा। तो यानी कि ये भी लास्ट में कभी नहीं हो सकता है। तो सही सेंटेंस इसका क्या क्रम हो जाएगा, ऑल द साउंड रीजंस, उसके बाद एवर गिवन फॉर कंजर्विंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्चुअली यहाँ पे जो आपको ओ दिख रहा है वो एक्चुअली क्यू है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्यू है। बहुत आसान है, मतलब आपको कुछ नहीं बनती, हिंदी भी नहीं बनती, उसकी कुछ भी नहीं बन रहा है, लेकिन अगर छोटे छोटे आपको ग्रामर के रूल्स पता है ना, तो आपका आंसर तुक्के में भी सही होगा, 100% सही होगा। और ये छोटे छोटे जो रूल्स हैं ये आप जब क्लास अटेंड करेंगे मेरी, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन के बीच में मैं बताती चलूँगी। आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, बस बताना है टेंस कौन सा है। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। अब टेंस आप पहचानते कैसे हैं, आप
हेल्पिंग वर्ब की मदद से टेंस पहचानते हैं, आप वर्ब की फॉर्म देख के टेंस पहचानते हैं। 2 ही तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे सॉलिड तरीका जो होता है, मेन जो तरीका होता है, वो है हेल्पिंग वर्ब पहचानना। तो हैड बीन किसकी, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, कौन से टेंस की, बस यही तो आपको बताना है यहाँ पे। काफ़ी आसान है, फटाफट से देख लीजिए। तो आपको पता है, आपने अगर टेंस पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो चैनल पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख लीजिए। हैड बीन, फिर वर्ब लगाना और फिर वर्ब के बाद ING ऐड करना, ये जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंसेस सीक्वेंस। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, टेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई ब्लैंक 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। टाइप्ड वुड हैव बीन टाइपिंग, हैड टाइप्ड टाइपिंग। अब देखिए, पहले एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है, जब भी कभी हम इस तरह का सेंटेंस देखते हैं जिसमें 2 सेंटेंस दिए रहते हैं, पास्ट टेंस की ही बात हो रही होती है दोनों में ही कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपका जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य हो रहा होता है, वो पहले हो जाए, पास्ट टेंस में कोई काम पहले ही हो गया हो, तो जब उसको वहाँ उसके साथ में दूसरा जो सेंटेंस होता है, हमेशा हम उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई काम बाद में हो रहा हो तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बिफोर बोल रहा है क्या कि बिफोर द टाइम ही रिटर्न्ड, है ना, कि उसके आने के पहले मैंने कर लिया, ऐसा तो है नहीं, बाद की ही बात हो रही है। तो जब बाद की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, और सिंपल पास्ट टेंस में टाइपिंग की जब बात करेंगे तो उसका कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, टाइप का सेकंड फॉर्म टाइप्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सीधे सीधे हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का रूल ही यही है। एक बार दिखाऊंगी ऐसे करके मैं आपको। तो यहाँ पे इसका जो सही स्पेलिंग है वो आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। STRIDENCY होता है, जिसका अर्थ होता है बड़बोलापन। कहते ना, अरे वो तो बड़ा बड़बोला है वगैरह वगैरह, तो बस वही चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि बताने यहाँ पे क्या आएगा इनमें से, ठीक है। बिटवीन, एमंग्स्ट, इन, एट, प्रीपोजिशन लगाना है। पहली क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आपने मेरी पहली क्लास भी अटेंड की है तो आपको ये बन जाएगा। आपको ना किसी की हिंदी सोचने की ज़रूरत है, ना कोई दुनिया के रूल सोचने की ज़रूरत है। जब कंपैरिजन, जब कोई चीज़ 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, 2 ग्रुप्स की बात हो रही है, स्पेलिंग रॉन्ग है इसकी, 2 ग्रुप की बात हो रही है, तो 2 के बीच के लिए हमेशा क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। 2 से अधिक हैं, 3, 4, 5, 10, 1000 कितने भी, तो एमंग्स लगता है, मंग लगता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, इसका सही आंसर बिटवीन हो जाएगा। और आपको कुछ सोचना ही नहीं है, एग्जाम में आप टाइम कैसे बचाएंगे, ऐसे ही बचाएंगे, है ना, क्योंकि टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी टेक्निक अगर याद है, आपको पूरा दुनिया भर के क्वेश्चन पढ़ने, फिर उसकी हिंदी समझने, इन सब की ज़रूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ सही आंसर टिक करके आने से मतलब है ना, कम समय में, दैट मैटर्स, उसी से आपके कॉम्पिटिशन को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि ये जो एक वर्ड अंडरलाइंड है, उसका मतलब ही स्पेंड्स हिज मनी लैविशली, ठीक है, किससे मिलता जुलता इसका अर्थ होता है वो आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो फिर गेस कर पाएंगे ना, और उसके बाद इन सब के भी अर्थ पता होने चाहिए। फटाफट से देखिए। तो देखिए, इसका जो प्रयोग यहाँ पे किया गया है वो खुले दिल से खर्च करने की बात की गई है। खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्ति के लिए ये शब्द यूज़ किया गया है। और इंग्लिश में जेनरस का मतलब भी उदार होता है, यानी उदार, जो खुले दिल से कोई चीज़ लुटाए, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेनरसली। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ द नियरेस्ट, अगेन नियरेस्ट मीनिंग वाली बात है। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। कैलेंडर ईयर, एकेडमिक ईयर, फाइनेंशियल ईयर, लीप ईयर। अरे ये तो वैसे भी कुछ नहीं मत बनता है, तब भी आप सुनते होंगे इसके बारे में, तो कि सरकार जो अपनी नई पॉलिसी, बैंक अपने नई पॉलिसीज़, ये सब कब लेकर आती है, नेक्स्ट कौन से ईयर, इनका कौन सा साल चलता है, इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये सब काम करते हैं कि जैसे बैंक की है तो अगले फाइनेंशियल ईयर से ये चीज़ लागू हो जाएगी, वो चीज़ लागू हो जाए, ऐसा होता है। इनके जो टर्म यूज़ होते हैं फाइनेंशियल ईयर यूज़ होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
कमेटी की सही स्पेलिंग बताना है। कमेटी मतलब होती है समिति, और उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ पे 4 स्पेलिंग दी हैं। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, COMM होता है, आई फिर डबल टी होता है, फिर डबल ई होता है, यानी कि डबल एम भी होगा, डबल टी भी होगा, डबल ई भी होगा। कमेटी की स्पेलिंग ये सही हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।